फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुंबकत्व तथा द्रव्य चैप्टर में एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें आपने चुंबक के बहुत ही जो बेसिक गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद उन चुंबकीय बल रेखाओं की कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती हैं, इसके अलावा उदासीन बिंदु और भूचुंबकत्व और भूचुंबकत्व के अवयव, इतने टॉपिक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज ही इस चैप्टर के सारे फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसके न्यूमेरिकल का होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकत्व का गॉस का नियम, है ना। अभी तक आपने वैद्युत क्षेत्र का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस का नियम पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व का गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। फिर हम लोग कुछ बात करेंगे चुंबकीय राशियों के बारे में, जैसे जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें पदार्थ रखा जाता है, तो उसको रखने से जो भी प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एक एक टर्म है जो उसको हम लोग समझेंगे। तो जो जो टर्म उसमें आएंगे वो जैसे आई होगा, है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या है, फार्मूला क्या है। आई के बारे में बात करेंगे, बी और एच के बारे में बात करेंगे, है ना। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा हुआ है। फिर काई एम, इसको काई पढ़ते हैं, काई एम क्या होता है। उसके बाद म्यू के बारे में बात करेंगे, ये एच नहीं है ये म्यू है, ठीक है। म्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये चुंबकीय राशियां हैं, इन सब के हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे, इसके अदिश या सदिश होने का हम लोग नेचर देखेंगे, मात्रक देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर इन सब में एक रिलेशन भी हम लोग देखेंगे कि इन सब में आपस में क्या संबंध होता है। फिर अगला है चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को जिन भागों में बांटा गया है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो है एकदम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा वो है अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, है ना। विद्युत चुंबक का मतलब कि विद्युत की मदद से जो चुंबक बनाए जाते हैं, और अस्थायी चुंबक जो हमेशा अस्थायी चुंबक हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आज के लेक्चर में कवर करेंगे और ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चुंबकत्व का गॉस का नियम। आपको इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट बस याद रखना है, चुंबकत्व का गॉस का नियम। और चुंबकत्व का गॉस का नियम समझने में आपको आसानी होगी अगर आप स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस का आपने नियम पढ़ा था, अगर उसको आप ध्यान रखेंगे तो इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का जो प्रमेय था उसको मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, फिर इसकी बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई ये सतह रखा हो, तो इस सतह से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की जो संख्या हम लोग निकालते थे उसको हम लोग बोलते थे इससे गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ था इसलिए हम उसको बोलते थे वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, तो फाई ई इज इक्वल टू, दो तरीके से होता था। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो ई डॉट ए या ई डॉट ए, और अगर एक समान ना होकर असमान होता था तो फाई बराबर होता था इंटीग्रेशन में ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता था। जो गॉसियन पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कि एक बंद पृष्ठ जिसके अंदर कोई आवेश परिबद्ध हो। तो किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर इमेजिन करिए कि कोई एक बंद पृष्ठ जिसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखा हो तो हम लोग कहते थे कि उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता था यानी ई डॉट डी ए, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था, है ना। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था। इसी को हम लोग बोलते थे गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकत्व का गॉस का प्रमेय, यानी अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ को रखें, है ना। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात थी तो आवेश यहाँ पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर तो हमको चुंबकीय क्षेत्र ही लाना पड़ेगा, तभी तो जो है चुंबकत्व की बात हो पाएगी। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बंद पृष्ठ रखा गया हो, तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मतलब है, जिस तरह से हम वैद्युत फ्लक्स निकालते थे वैसे ही आप चुंबकीय फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। और आप जानते भी हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होता है, बी डॉट
यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ए, ये चुंबकीय फ्लक्स ही तो है, बी डॉट डी ए, और वैद्युत क्षेत्र ई इस्तेमाल करते थे तो ये वैद्युत फ्लक्स बताता था। ठीक है, तो किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ का से गुजरने वाला कुल ये चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, यही है गॉस की प्रमेय, चुंबकत्व का गॉस का प्रमेय। इसमें जो बता रहे थे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। इसे चुंबकत्व का गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इतना ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया पहला वाला आपका टॉपिक, यानी चुंबकत्व का गॉस का नियम। अब अगले टॉपिक में हम लोग पहुंचेंगे जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय राशियाँ। देखिए, चुंबकीय राशियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई क्या है। और आई जो सिंबल है, देखिए ये कई जगह पर आई को कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने आई इसलिए लिखा है क्योंकि आप जानते हैं कि एम को आपने जो है चुंबकीय जो आघूर्ण आपने निकाला था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसको आपने एम से प्रदर्शित किया हुआ था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो इस वाले एम और इस वाले एम में, इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी की बुक में इसी आई को कैपिटल एम लिखा जाता है। ठीक है, और बहुत जगहों पर कैपिटल एम लिखा जाता है, बहुत जगहों पर आई भी लिखा जाता है, तो दोनों करेक्ट है। तो चुंबकीय राशियों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, यानी मेन हेडिंग बना लेते हैं हम लोग चुंबकीय राशियाँ, चुंबकीय राशियाँ। और इसमें पहला लेते हैं हम लोग आई। इस आई को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चुंबकन तीव्रता, है ना। सबका नाम आपको याद रखना है, सबका मात्रक याद रखना है। तो चुंबकन तीव्रता जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और ध्यान रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है, चुंबकन तीव्रता आई के लिए बात करें तो इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू कैपिटल एम अपान वी। और कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है नेट चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण, और बटे में वी क्या है, तो ये आयतन है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण के लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होता है NIA। ठीक है, तो किसी भी लूप में से होकर गुजरने वाला नेट चुंबकीय आघूर्ण, है ना, उसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा और बटे में आयतन। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण ही उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। और आई बराबर एम अपान वी। और आपने देखा था कि ये जो एम था वो एक सदिश राशि थी। इस एम की दिशा होती थी साउथ से लेकर, साउथ पोल से लेकर, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो वैसे यहाँ पर भी इसकी भी दिशा हो जाएगी, आई की भी दिशा हो जाएगी एस से एन की ओर। ठीक है, तो चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है एम अपान वी, नेट चुंबकीय आघूर्ण बटे में आयतन। ठीक है, अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो आई का मात्रक कैसे निकलेगा, तो आई का मात्रक बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए एम का मात्रक अपान वी का मात्रक, और एम का मात्रक इस फार्मूले से निकलेगा। ये धारा है और ये क्षेत्रफल है, तो धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर अपान, और ये वी जो है आयतन है यानी मीटर क्यूब। 2 मीटर से ये 2 मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो आई बी तथा एच के बाद अब हम लोग बात करते हैं काई एम के बारे में। ठीक है, तो अगला है काई एम। काई एम को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, और सिंबल जो बना है वो कैसे है, देखिए एक इस तरीके से आपको स्लैंटिंग लाइन खींचनी है, तिर्यक रेखा खींचनी है, और ये थोड़ा कर्व रहेगा। ठीक है, एक्स की तरह बना देना, और यहाँ पर एम। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम। चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखिए क्या है, काई एम इज इक्वल टू होता है आई अपान एच। ठीक है, काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच, जिसमें आप आई के बारे में पढ़ चुके हैं और एच के बारे में पढ़ चुके हैं। आई को क्या कहते हैं, तो आई को बोलते थे, ये काई एम तो चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। आई एकदम पहला टॉपिक था, यानी कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। और एच को क्या बोलते थे, एच को बोलते थे, या तो इसको हम बोलेंगे
चुंबकन क्षेत्र या फिर चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता। तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं काई एम का? बोलेंगे किसी भी माध्यम की चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम की चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति का अनुपात उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। और ये एक ऐसी राशि है, तो ध्यान रखिए कि ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। और इसकी बीमा क्या होती है या इसका मात्रक क्या होता है? तो हमने पीछे देखा आई और एच के बारे में। तो आई और एच का दोनों जो भी मात्रक होता है, जब हम इन दोनों के मात्रक की हेल्प से इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं आता है। ठीक है, तो काई एम जो होता है वो एक अदिश और बीमाहीन राशि है। ठीक है, काई एम जो होता है वो एक अदिश और बीमाहीन राशि है। तो इसके अलावा देखिए, जो काई एम होता है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, किन पदार्थों के लिए कितना इसका मान होता है उसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे 3 पदार्थ के जो हम लोग बात करेंगे पदार्थों के बारे में, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों ही पदार्थों के लिए काई एम की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए काई एम की जो वैल्यू होती है, काई एम की वैल्यू वो होती है ऋणात्मक होती है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है और कम होती है। ठीक है, और अगला है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए बात करें तो काई एम की वैल्यू धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू भी कम होती है। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का मान धनात्मक होता है और अधिक होता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति से रिलेटेड, कि चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम बराबर आई अपान एच होता है। और आई के बारे में आपने पढ़ लिया, चुंबकन तीव्रता बोलते हैं, एच को या तो चुंबकीय क्षेत्र बोलते थे या फिर चुंबकन क्षेत्र बोलते थे या फिर चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, और यह एक अदिश राशि है और इसका कोई मात्रक या कोई बीमा नहीं होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान ऋणात्मक एवं कम, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक तथा कम, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक और अधिक होता है। ठीक है, अब ये तीनों चारों आपने पढ़ लिया, तो एक लास्ट बचा हुआ है, और इसको क्या, ये कौन सी चीज़ है? तो ये काई एम के बाद हमको पढ़ना है म्यू के बारे में। ठीक है, म्यू बोल रहे हैं, बिल्ली वाला म्याऊ मत समझिए। ठीक है, तो ये म्यू जो है, म्यू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आपेक्षिक या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, तो अगला है चुंबकीय पारगम्यता। देखिए इसके 2 नाम हैं, इसका नाम है चुंबकीय पारगम्यता भी इसको कहते हैं, और इसके साथ ही साथ आपने पीछे पढ़ लिया म्यू नॉट के बारे में। जब हम लोग बात कर रहे थे तो म्यू नॉट को लिखते थे निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये चुंबकशीलता भी कहलाता है। म्यू को चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता या फिर चुंबकशीलता, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। लेकिन जो चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता होती है, ये क्या होती है? तो देखिए, किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किस तरीके से प्रवेश कर सकती हैं, कितनी मात्रा में प्रवेश कर सकती हैं, कितनी सरलता से प्रवेश कर सकती हैं, ये उसी चीज़ को बताता है। यानी चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता ये बताता है किसी भी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाएं कितनी आसानी से पार हो सकती हैं या प्रवेश गुजर सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो सामर्थ्य होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इस पदार्थ की चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता, जिसको म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो म्यू है वो देखिए 2-3 तरीके से बताया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग निर्वात के लिए बात करें, है ना, तो निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसको आपने पीछे भी देखा कि इसको म्यू नॉट कहते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात में किस तरीके से बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, कितनी सहलता से जो है गुजर सकती हैं, उसके लिए म्यू नॉट होता था, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, इसके अलावा फिर एक अगला जो टर्म है वो है निर्वात की चुंबकशीलता के बाद अब हम किसी माध्यम की चुंबकशीलता की बात करें, और माध्यम की चुंबकशीलता को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसको बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता। तो निरपेक्ष पारगम्यता का मतलब किसी माध्यम की पारगम्यता, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? म्यू से। ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू होता है B/H। म्यू इक्वल टू होता है B/H। ठीक है,
चलिए अगला जो टर्म है उसकी बात कर लेते हैं, और अगला है आपेक्षिक पारगम्यता। आपेक्षिक पारगम्यता या अपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक पारगम्यता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ ही लिया था निरपेक्ष चुंबकशीलता के बारे में। आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू होता है निरपेक्ष पारगम्यता बटे में निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की चुंबकशीलता, यानी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने हाई स्कूल में जब ऑप्टिक्स पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ आपने देखा था कि मान लीजिए इस किसी एक माध्यम से प्रकाश आ रही थी और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, तो ये इसको अगर माध्यम 1 बोलें, इसको माध्यम 2 बोलें, तो आपने यहाँ पर देखा था माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो ऐसे लिखते थे 1 and 2 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखते थे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक और बटे में माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। यानी अगर ये माध्यम 1 हमारा वायु या निर्वात होता तो इस यहाँ पर हम नीचे वायु या निर्वात का अपवर्तनांक लिखे हैं, और ये ऊपर जो लिखा है वो इस माध्यम का अपवर्तनांक है, और इन दोनों के अनुपात से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तव में ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है कि इस माध्यम के तुलना में इनका अपवर्तनांक क्या है, जबकि इनका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। लेकिन जो 1 and 2 निकालते थे जिसको सिंपली n भी कहा करते थे, वास्तव में वो इसकी तुलना में इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है ये चीज़ को बताता था, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक था। वैसे यहाँ पर भी अब जैसे किसी हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो ये माध्यम का जो अपना पारगम्यता है उसको तो हम म्यू कह रहे हैं, इस माध्यम की पारगम्यता को या चुंबकशीलता को म्यू कह रहे हैं, और जो इधर बाहर निर्वात है उसकी पारगम्यता को हम म्यू नॉट कह रहे हैं। तो ये म्यू आर क्या है, तो ये म्यू आर इस माध्यम की भी पारगम्यता है लेकिन इसके तुलना में, ठीक है। तो निर्वात की तुलना में इसकी जो पारगम्यता है उसको हम लोग कह रहे हैं आपेक्षिक पारगम्यता। तो आपेक्षिक पारगम्यता बराबर निरपेक्ष पारगम्यता बटे में निर्वात की पारगम्यता। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। और यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसका कोई मात्रक, इसका और इसका जो भी मात्रक होगा वो दोनों एक समान होंगे और दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपेक्षिक पारगम्यता जो है ये भी बीमाहीन राशि हो गई, ये भी बीमाहीन राशि हो गई, और इसका अपना कोई जो है बीमाहीन हो गई, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और ये कैसी राशि है, तो ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। अब जैसे काईएम के बारे में आपने पढ़ा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काईएम का मान फिर आपने देखा धनात्मक होता है, कम होता है ना, ऋणात्मक, अधिक, ये सब चीज़ें आपने देखा। वैसे ही आपेक्षिक पारगम्यता के बारे में भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहला जो केस है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए अगर बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें अगर अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में, तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। फिर लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो काईएम और म्यू आर इन दोनों को आप याद रख सकते हैं इन अलग अलग तरह के पदार्थों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, यानी जितने भी टर्म इसमें थे हमने आपको सबको बता दिया। अब इन सब में एक रिलेशन है और वो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार उसका डेरिवेशन भी करने के लिए आता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा और ये फार्मूला क्या आता है फाइनली। तो उसके लिए आपको एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा, और वो रिलेशन है म्यू बी, और इस सब में रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट और एच प्लस आई। ये फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब इसी को हम लोग ये देखिए किस में रिलेशन हो गया, तो आई, एच, म्यू नॉट और b इन चारों में रिलेशन हो गया। अब अगर इसी फार्मूले में हमको काई एम को लाना है, जो कि इसमें नहीं है ये काई एम, तो इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि काई एम कैसे आ सकता है। तो आपने फार्मूला देखा काई एम के लिए, काई एम इज इक्वल टू क्या था, आई अपान एच, है ना। और इसमें काई एम लाना है तो आपको यहाँ आई अपान एच लिखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको दोनों पक्षों को h से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो h से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा b बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इधर भी h से भाग कर दे रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो h अपान एच करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा i अपान एच, ठीक है। और i अपान एच को क्या लिख देंगे, काई एम, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस काई एम, और इस साइड है b बाई एच। b बाई एच को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये होता है म्यू का मान, निरपेक्ष पारगम्यता या निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू बराबर b बाई एच, ठीक है। तो b बाई एच को म्यू लिख देते हैं, और म्यू इज इक्वल टू इधर क्या है, ये म्यू नॉट
और ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर म्यू नॉट को इस साइड ले आए डिवाइड करें तो म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई एम। और आपने देखा म्यू अपान म्यू नॉट किसको बोलते हैं, तो म्यू अपान जो म्यू नॉट होता है वो आपेक्षिक पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर को प्रदर्शित करता है। तो म्यू अपान म्यू नॉट की जगह पर अगर म्यू आर लिख दें तो म्यू आर इज इक्वल टू मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस ये काई एम। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया। तो आपको ये वाला केस याद रखना है और फिर ये याद रखना है। ये हो गया इन विभिन्न चुंबकीय राशियों में आपस में संबंध। ठीक है, मैं फिर से एक बार सबका नाम क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए जो आई आपने एकदम शुरुआत में पढ़ा था उस आई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। ठीक है, इसको चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा बी और एच के बारे में, तो एच को क्या बोलते हैं। देखिए एच का नाम लिखने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए, या तो इस वर्ड से शुरू कर सकते हैं या तो फिर इस वर्ड से उसका जो है एंड कर सकते हैं। तो अगर इससे शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, चुंबकन। तो चुंबकन तीव्रता तो नहीं लिख सकते हैं, तो चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र बोल दीजिए एच को, या फिर दूसरा नाम अगर बोलेंगे तीव्रता से जो है इसका एंड करना है तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, या तो चुंबकन क्षेत्र बोलिए या फिर चुंबकीय तीव्रता। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये चुंबकन तीव्रता और ये चुंबकीय तीव्रता। बी के बारे में बात करें तो बी को क्या क्या बोल सकते हैं, तो आपने देखा इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, फिर इसी को और क्या कहते हैं, इसी को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसी को और क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, इतने नाम है बी के। फिर इसके बाद आपने किसको देखा, काई एम के बारे में बात किया। तो काई एम मतलब क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति। काई एम को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। और एक अंत में और बच गया म्यू, उस म्यू को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता, यानी कि पारगम्यता कह लीजिए या फिर चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये सबका नाम याद रखिए, सबके फार्मूले याद रखिए और इन सब में आपस में जो रिलेशन है इसको भी याद रखिए। ठीक है, इस चैप्टर में यही इतने ही फार्मूले हैं। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है थियरी हैं, बस यही इतने फार्मूले जो अभी डिस्कस हुए हैं यही आपको याद रखना है। और इसके अलावा कल की क्लास में आपने पढ़ा था भू चुंबकत्व से रिलेटेड 1-2 फार्मूले आपने वहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो इतने इस चैप्टर में फार्मूले हैं। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर जो है पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, और ये जिस आधार पर बांटे गए हैं ये देखा गया कि इन कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनका एक तरीके का गुण दिखा, है ना। कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनके अंदर वो गुण नहीं था, दूसरा गुण दिखा। तो इस तरीके से जो है उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जितने पदार्थ एक तरह के गुण दिखा रहे थे उनका एक नाम हो गया, फिर जो बाकी बचे हुए अलग तरह का जो गुण इकट्ठा दिखा रहे थे उनको एक नाम दे दिया गया। तो 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और इन तीनों भागों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और उसी टेबल में हम इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे और इसके बारे में जान भी जाएंगे। तो ये मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसी टेबल की मदद से हम सारी चीज़ों को जो है कंपेयर करेंगे। तो इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ, देखिए सीक्वेंस यही रखना है आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ। अब गुणों की बात अगर करें तो चलिए इधर इसमें हम लोग गुण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसा व्यवहार करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये देखिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो गए। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जब इन पदार्थों को रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में न जाके उसकी विपरीत दिशा में थोड़े से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, थोड़े से चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं विपरीत दिशा में। ठीक है, इसीलिए इनको प्रतिचुंबकीय बोला गया। प्रति मतलब ये एंटी यानी उल्टा होता है ना, इनको वैसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं हल्का सा, उन पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि आप ये याद रख लीजिए कि इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में
क्षेत्र के विपरीत और बहुत ही मामूली से, है ना, चुंबकित हुए। वे पदार्थ जो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से यानी हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, उन पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना, ये तो विपरीत दिशा में, लेकिन ये क्षेत्र की दिशा में मामूली सा जो है चुंबकित हो गया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये थोड़ा आकर्षित हो गया। इन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ बोला गया। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि ये क्षेत्र की दिशा में मामूली सा ही, मतलब हल्का सा ही ये चुंबकित हुआ, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय बोला गया। ठीक है, फिर अगला जो है वह है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर होते हैं, लेकिन जो गुण अनुचुंबकीय पदार्थों में मामूली सा होता है, हल्का सा होता है, वही गुण लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही मजबूती के साथ होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ भी क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हुए, लेकिन ये क्षेत्र की दिशा में मामूली नहीं, बहुत तीव्रता के साथ, तीव्र गति से चुंबकित हुए। ठीक है, तो ये काफ़ी मजबूती से चुंबकित हुए थे। तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में बहुत तीव्रता से जो है तीव्र के गति से चुंबकित हो जाते हैं, उन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ बोला गया। ठीक है, चलिए ये तो एक गुण हो गया। अब दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण हम लोग ले लेते हैं कि इन पदार्थों के लिए जो काई एम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। काई एम आप जानते हैं, इस काई एम को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और मैंने अभी चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ाते टाइम आपको ये भी बता दिया था। ठीक है, तो जो काई एम होता है वो प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए कैसा होता है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है और कम होता है। ठीक है, इसी तरह से अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान धनात्मक तो हो जाता है, लेकिन अभी भी ये कम ही होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम का मान धनात्मक होता है और अधिक होता है। ठीक है, ये जो है काई एम को लेकर हो गया क्लासिफिकेशन। अब अगली बात हम लोग कर सकते हैं म्यू आर के बारे में। म्यू आर यानी कि आपेक्षिक पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है वो है कह सकते हैं क्यूरी ताप के बारे में। क्यूरी ताप, तो इनका कोई निश्चित क्यूरी ताप नहीं होता है, या एक कह लीजिए इनका कोई क्यूरी ताप नहीं होता है ना। इनका क्यूरी ताप अभी हम लोग आगे देखेंगे क्यूरी ताप क्या होता है और क्यूरी का नियम क्या होता है। तो इनका क्यूरी ताप होता ही नहीं। ठीक है, नहीं होता है, इसका होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है, और इन लोगों का तो यानी लौह चुंबकीय पदार्थों का होता है और निश्चित भी होता है। ठीक है, ये तो हो गई क्यूरी ताप के बारे में बात। इसके अलावा और हम लोग कुछ एक और पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे कि ये मैं देख लेता हूँ उसमें कि काई एम का मान किसका जो है, काई एम जो है ताप पर निर्भर करता है, यानी काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति की टेम्परेचर पर निर्भरता। तो इनका जो काई एम होता है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये जो पदार्थ हैं इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती जाती है, और इनका भी टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों में या इनके क्लासिफिकेशन में। तो इतनी ही चीज़ें अगर आप याद रखते हैं, और मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताइए, उनके गुण बताइए, तो आप इन हर एक पॉइंट को, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए सबको लैंग्वेज में लिख देंगे, तो ये अपने आप में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो बोलेंगे वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं कम होता है, तथा इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इनका कोई निश्चित क्यूरी ताप नहीं होता, इनका कोई क्यूरी ताप नहीं होता है, और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल सब, अब इसके अलावा बस इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला हम लोग
एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे कौन कौन से उदाहरण है तो मैं देख लेता हूँ। जैसे जिंक है, कापर है, मरकरी है, इसमें आता है जिंक, कापर, मरकरी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है जैसे देखिए Mn, M के बाद N लिखा हुआ है, तो अब अगला एग्जाम्पल जो होगा वो N से स्टार्ट होगा, तो N से Na। ठीक है, A से इंड हुआ तो अगला जो एग्जाम्पल होगा वो A से स्टार्ट होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसके अलावा और भी याद रखिए Cr और उसके बाद Pt यानी प्लेटिनम। ठीक है ना, जैसे Cr की पिटाई करी जाती है वैसे आप इसको याद कर लीजिए CrPt यानी क्रोमियम और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए अनुचुंबकीय पदार्थों के। अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, और लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं, आप याद कर सकते हैं FeCONI, और एक वर्ड में याद कर सकते हैं फीकोनी। ठीक है ना, आयरन है, कोबाल्ट है और निकिल है। और इसके अलावा मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में Fe3O4। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कई बार ये पूरा जो है फुल क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो आपको बस यही टेबल बना देना है और इसी के बारे में लिख देना है, तो ये पूरा आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पदार्थों का क्लासिफिकेशन। लेकिन इसी में अब 2 चीज़ें और यहाँ पर हेडिंग जो है, 1-2 हेडिंग और था जिसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपको उसको समझना है। और वो जो पदार्थ आप यहाँ पर देखिए आपने लिखा हुआ है, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और ये सब इन्हीं पर आधारित जो है, इन्हीं के गुणों को बताने के लिए एक नियम है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके इसको खूब अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। अगला हेडिंग जो है वो है क्यूरी का नियम। जो क्यूरी का नियम है वो काफ़ी फेमस नियम है, और क्यूरी का नियम हम लोग देख लेते हैं किसके लिए लागू होता है और ये नियम क्या कहता है। क्यूरी का नियम, और इसी में हम लोग देखेंगे तथा क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, देखिए सबसे पहले तो अभी आपने पीछे देखा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई एम होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है इसी को बताने के लिए क्यूरी का नियम बनाया गया है। ठीक है, क्यूरी का नियम क्यूरी ने दिया हुआ है। तो क्यूरी ने जो नियम दिया है वो नियम क्या दिया है कि इनके अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए नियम हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की, है ना, क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई एम, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्यूरी का नियम अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे, पहले तो आप ये लिखिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर करता है, उसके परम ताप पर निर्भर करता है। तथा क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर इसी को आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इसी को आप लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, काई एम, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और अपान में टी, तो काई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/T, जहाँ पर C क्या है, इस C को क्यूरी, चूँकि ये क्यूरी नियम है इसीलिए इसका नाम रखा गया क्यूरी नियतांक। ठीक है, तो I बराबर C/T, यही क्यूरी का नियम है। अच्छा, अब यहाँ पर आप चूँकि पढ़ चुके हैं कि काई एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पीछे पढ़ा I/H, तो अगर उसको हम यहाँ पर लिख दें तो I/H इज इक्वल टू आ जाएगा C/T, H को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा CH/T। तो ऐसे भी क्यूरी का नियम बताया जाता है। तो इसी फार्मूले को अगर आप बदलेंगे, काई एम की वैल्यू रख देंगे तो ये फार्मूला ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, तो क्यूरी का नियम फिर से बता रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, काई एम बराबर C/T, यही क्यूरी का नियम है। अब इसी में बात आती है क्यूरी ताप क्या है। तो क्यूरी ताप के लिए देखिए आप 3 पदार्थ आपने पढ़े, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ।
और आपने ये भी पढ़ा इनके गुणों में कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है कुछ की ताप पर निर्भर करती है और कुछ की नहीं करती है। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ, जब हम लौह चुंबकीय पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, तो इसके अंदर जो लौह चुंबकत्व का जो गुण है प्रबल रूप से, वो गुण चुंबकत्व का गुण कम होता जाता है। और आप जानते हैं कि लौह चुंबकत्व के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो अणुचुंबकत्व और अणुचुंबकीय पदार्थों के अंदर होते हैं, बस ये ज़्यादा मजबूती के साथ होता है, ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, तो अगर आप लौह चुंबकीय पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो इनके अंदर का ये जो गुण है वो कम होते होते ये पदार्थ किस में बदल जाएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ में। और अणुचुंबकीय पदार्थों को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, फिर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लौह चुंबकीय पदार्थों का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये इसका जो है एक निश्चित एक ऐसा ताप आता है कि उस ताप के बाद ये पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, यानी एक निश्चित ताप है कि उसके बाद अगर आप उसको गर्म करेंगे तो फिर ये लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, तो क्यूरी ताप के लिए आप परिभाषा दे सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिसके नीचे कोई पदार्थ लौह चुंबकीय होता है लेकिन जिसके ऊपर ताप पर वो पदार्थ अणुचुंबकीय बन जाता है, उस लौह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिससे अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो पदार्थ लौह चुंबकीय है, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो अणुचुंबकीय बन जाएगा। इस गुण को ही हम लोग बोलते हैं, इस ताप को ही हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप। ठीक है, आयरन के लिए और निकिल के लिए क्यूरी ताप आप याद कर सकते हैं। आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है और निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूरी ताप। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। तो चलिए बात कर लेते हैं अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अस्थायी चुंबक का मतलब कि ऐसा चुंबक जिसके अंदर उसका चुंबकत्व काफ़ी लंबे समय तक बना रहे या फिर अस्थायी रहे। ठीक है, अस्थायी चुंबक का मतलब ऐसा चुंबक यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर भी बहुत ज़्यादा दिनों तक बना रहे, ऐसे चुंबक को हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबक। जो हम लोग सामान्यतः चुंबक देखते हैं वो अस्थायी चुंबक ही होते हैं और उस अस्थायी चुंबक को बनाने के तमाम तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी होता है कि लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर इसको पीटा जाता है, काफ़ी देर तक पीटा जाता है, तो फिर ये बाद में धीरे धीरे जो है चुंबक के रूप में बदल जाता है। अस्थायी चुंबक को स्टील की मदद से भी बनाया जाता है। लेकिन ये तो रही बात अस्थायी चुंबक की, लेकिन जो विद्युत चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक ये ऐसे चुंबक होते हैं जिनको हम विद्युत धारा की मदद से बनाते हैं। विद्युत चुंबक का मतलब कि विद्युत धारा की मदद से बनाए गए चुंबक, और इनका जो चुंबकत्व का गुण है वो इनकी तरह अस्थायी नहीं रहता। ये तो बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक रहते हैं, लेकिन इनके चुंबकत्व का गुण बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों का, है ना। लौह चुंबकीय पदार्थों की मदद से हम जो है विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है वो है कच्चा लोहा या लोहे का क्रोड। ठीक है, लोहे का जो क्रोड होता है उसकी मदद से हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। और बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये धारावाही परिनालिका होती है, इस धारावाही परिनालिका पे जिस पे ये तांबे के ये तार लपेटे गए हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, इस धारावाही परिनालिका के अंदर अगर हम एक लोहे का क्रोड रख दें और उसके बाद इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं कि परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण के कारण इस लौह चुंबकीय पदार्थ यानी लोहे के क्रोड के अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस प्रकार बनाए गए चुंबक को ही हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है लोहे की जो भारी भारी मशीनें हैं उनको उठाने में। ठीक है, जैसे लोहे का बहुत भारी सा कोई मशीन है, कोई फैक्ट्री में जो भी चीज़ें होती हैं भारी भारी लोहे की बनी हुई हैं, तो अगर इनको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मशीन होता है उस मशीन के अंदर जिससे हम इसे जो है उठाना चाहते हैं उसमें जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करते रहते हैं।
तो जब करंट फ्लो करेंगे तो ये जो लोहे का क्रोड इसमें है वो एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, प्रबल चुंबक की तरह काम करने लगता है, जो लोहे की इस भारी वस्तु को ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है। फिर इसको ऐसे उठा के यहाँ तक ले आते हैं जहाँ पर भी इसको रखना होता है, वहाँ पर लाने के बाद, उस ऊंचाई पर लाने के बाद करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं। और जैसे इसमें विद्युत धारा बंद करते हैं, इस चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ये पदार्थ फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे की भारी भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कोई लौह चुंबकीय पदार्थ जो है धंस गया हो, जैसे बंदूक की गोली ही धंस गई हो, तो उसको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। तो इस प्रकार चुंबकत्व तथा द्रव्य चैप्टर आज के लेक्चर में ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।